हेलो एंड वेलकम दोस्तों। T20 क्रिकेट को ऑलराउंडर्स का खेल कहा जाता है। मल्टी स्किल्ड प्लेयर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक टीम है जो अपनी टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर्स को समेट करके बैठी हुई है। इस साल के आईपीएल ऑक्शन में भी उनका फोकस ऑलराउंडर्स को खरीदने पर रहा था। आईपीएल क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे महंगी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, पिछले बार के सीजन में भी इनके पास बहुत सारे ऑलराउंडर थे और इस बार के सीजन में भी भले ही जेसन होल्डर को उन्होंने जाने दिया हो, लेकिन बदले में जितने ऑलराउंडर गए थे उतने फिर से इन्होंने खरीद लिए हैं। सो एक अच्छी और ऑलराउंड टीम लखनऊ सुपर जायंट्स की बात हम वीडियो में करेंगे। उनके स्क्वाड का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनकी 11 बनाएंगे, उनकी ताकत की बात करेंगे, कमजोरी की बात करेंगे और एंड में उनको रेट करेंगे कि इस स्क्वाड को मैं 10 में से कितने नंबर दूंगा। आप सब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल को, और नजर डालिए सबसे पहले उन खिलाड़ियों पर जिनको इस साल के आईपीएल ऑक्शन में लखनऊ की टीम ने अपनी टीम में लिया है। सबसे पहले निकोलस पूरन 16 करोड़ की कीमत में, और इतना ज़्यादा पैसा इस खिलाड़ी के लिए खर्च किया तो हर कोई सरप्राइज था कि निकोलस पूरन को 16 करोड़ कोई कैसे दे सकता है, जबकि उनके लिए पिछले साल का आईपीएल सीजन हॉरेबल गया था। उससे पिछले साल का सीजन पंजाब में वो थे लगातार 2 साल, वहाँ पर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। वेस्ट इंडीज़ के लिए जो क्रिकेट खेली वहाँ पर परफॉर्मेंस एकदम डाउन थी, कप्तानी तक की उन्हें छोड़नी पड़ी। तो ऐसे में निकोलस पूरन पर एक बड़ा दांव कहीं ना कहीं केएल राहुल एंड कंपनी ने खेला है। दूसरे हैं डैनियल सैम्स, मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, अब मूव होकर के यहां पर आ गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में। ये एक यूटिलिटी प्लेयर हो सकते हैं। अगले प्लेयर रोमारियो सेफर्ड, जो बैकअप की बात कर रहा था, ऑलराउंडर की बात कर रहा था। तो जेसन होल्डर एक वेस्ट इंडियन गया है तो दूसरा वेस्ट इंडियन यहां पर आ गया है। अमित मिश्रा एक और बैकअप आप कहेंगे, आपको आगे बताएंगे। जयदेव उनादकट का इंक्लूजन, प्रेरक मांकड़ ऑलराउंडर एक और, नबीन उल हक एक और ऑलराउंडर, यश ठाकुर एक तेज गेंदबाज, स्वप्निल सिंह और यदुवीर चरक एक और तेज गेंदबाज। सो इन्होंने ज़्यादा जो फोकस इस बार के आईपीएल ऑक्शन में रहा है वो रहा है ऑलराउंडर और तेज गेंदबाजों पर, वही ये ज़्यादा लेकर के आए हैं। अब इसके बाद इनकी 11 कैसी बनेगी वो देखते हैं। इनकी ओपनिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला, जो पिछले साल खेल रही थी वही ओपनिंग आपको इस साल खेलते हुए दिखाई देगी। मतलब केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक इनके ओपनर होने वाले हैं, और होने भी क्यों नहीं चाहिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले बैट्समैन। क्विंटन डिकॉक एक तरफ क्विक ऑफ द ब्लॉक स्टार्ट करने वाले और दूसरी तरफ केएल राहुल हल्का स्लो स्टार्ट करने वाले, लेकिन सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी अपनी टीम को जरूर देते हैं। तो दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक विस्फोटक बल्लेबाजी कर करके उस कमी को पूरा कर देते हैं। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए, सो चेंज यहां पर होगा। पिछली बार मनीष पांडे इस टीम का हिस्सा थे, जिनको कुछ मैचेस में इन्होंने खिलाया था, एवन लुइस को इन्होंने कुछ मैचेस में खिलाया था, लेकिन दीपक हुडा की परफॉर्मेंस पिछले आईपीएल के बाद जिस तरह की रही थी, उनको इंडिया खेलने का मौका मिला था। इंग्लैंड में उन्होंने कुछ मैचेस खेले थे, आयरलैंड में कुछ मैचेस खेले थे, तो नंबर 3 उनको जरूर सूट करेगा। और इस बार मुझे लग रहा है कि दीपक हुडा इस टीम में आपको नंबर 3 खेलते हुए दिखाई देंगे। एक वजह तो यह है कि उनकी खुद की परफॉर्मेंस, और दूसरी वजह जो रहेगी वो ये रहेगी कि आप निकोलस पूरन को शायद 3 नहीं रखना चाहेंगे, आप उनको रखना चाहेंगे 4 नंबर पर। 16 करोड़ में निकोलस पूरन को जब लेके आए हैं तो 11 का हिस्सा वो जरूर बनेंगे और 4 नंबर पर खेलेंगे। रोल उनका किस तरह का रह सकता है, जो फ्रीडम और जो बल्लेबाजी उनको पंजाब की टीम में मिली थी और जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया था, सो 2020 के सीजन में उन्होंने कुछ पारियां तो बड़ी खतरनाक खेली थी और बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं। इन टर्म्स ऑफ हिटिंग एबिलिटी और स्किल की बात की जाए सो बहुत डिस्ट्रक्टिव और बहुत डेंजरस हैं। प्रॉब्लम उनके साथ होती है जो टेम्परामेंट की प्रॉब्लम, जो शायद केएल राहुल के साथ है, वो इनके साथ भी है। सो जिस दिन इनका दिन हो उस दिन इनसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन जब दिन ना हो, रन्स ना बन रहे हो और मेंटल ब्लॉक में कहीं फंसे हुए हो, तो उससे निकलना इनको भी नहीं आता। फिर भी नंबर 4 पर रहेंगे निकोलस पूरन और 5 नंबर पर मार्कस स्टोइनिस। पिछली बार भी खेल रहे थे, इस बार भी आपको मार्कस स्टोइनिस ही खेलते हुए दिखाई देंगे। ऑलराउंडर जो इनको टॉप 5 में एक आधा चाहिए, जिससे टीम को बैलेंस अच्छा मिल जाए, एक्स्ट्रा गेंदबाज भी मिल जाए और जो हिटिंग एबिलिटी उनके पास है,
जो ब्रूटल हिटिंग उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के दौरान दिखाई थी। सो उनके पास पावर पूरी है और 5 नंबर उनको सूट भी करता है। हालांकि BBL में वो ओपन भी करते हैं, बट IPL में ज़्यादातर क्रिकेट जो उन्होंने खेली है, चाहे दिल्ली कैपिटल्स के लिए हो चाहे लखनऊ के लिए, पिछले साल खेले गए मैचेस में वो 5 नंबर ही ज़्यादातर उन्होंने बल्लेबाजी की थी। उसके बाद नंबर 6, यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो सकता है। पिछली बार एक नाम बहुत निकल करके आया था और वो था आयुष बदोनी का, और आयुष बदोनी ने जो टेम्परामेंट दिखाया था पिछले साल के सीजन में बहुत कमाल था। और इतनी छोटी उम्र में बहुत कम खिलाड़ी उस तरह का टेम्परामेंट दिखा सकते हैं कि जहाँ पे आपको लगे कि आप पहला ही मैच खेल रहे हैं और उसके बावजूद आपको फील ऐसा होता है कि ये लड़का कम से कम 10, 20, 50 मैचेस IPL में खेल चुका है या 2-4 साल से IPL का हिस्सा है। तो उस तरह का टेम्परामेंट इन्होंने दिखाया था अपने पहले गेम में, और ऐसा नहीं था वो एकमात्र परफॉर्मेंस थी, उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसी पारियां खेली जिसको देख के लगा कि इनके पास एक टेम्परामेंट है और दूसरा स्किल भी है। अब उसको आगे दूसरे सीजन में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे ये इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि पहला सीजन कहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा आसान होता है, दूसरा सीजन आपके लिए बड़े चैलेंज लेकर के आता है, और इन आने वाले चैलेंजेस से कैसे पार पाएंगे आयुष बदोनी, ये एक देखने वाली चीज होगी। और शायद उनका कंपटीशन जो इस नंबर पर हो सकता है वो हो सकता है प्रेरक मांकड़ के साथ, क्योंकि ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर ये कंपैरिजन है, तो वो वहां पर गेंदबाजी का ऑप्शन जो अपनी टीम को देंगे, उस वजह से प्रेरक मांकड़ के साथ भी कुछ पर्टिकुलर विकेट्स पर या सिचुएशन में टीम जाने के बारे में सोच सकती है। नंबर 7 कृणाल पांड्या तो अपनी जगह रिटेन करेंगे, मुंबई इंडियंस की टीम में भी यही नंबर था 6 या 7, तो यहां पर भी आपको इसी नंबर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। अगले नंबर की बात करें और पिछली बार के लखनऊ की टीम के स्टार परफॉर्मर जो उसके बाद से दोबारा क्रिकेट ही नहीं खेले, मोहसिन खान, उनकी गेंदबाजी की चर्चा तो बहुत हुई थी पिछले बार, लेकिन शायद किसी ने एक चीज़ ध्यान नहीं दी या गौर नहीं की कि बल्लेबाजी में भी वहाँ पर पोटेंशियल है। जितने भी गेंदबाज हैं उन सब में सबसे बेहतर बल्लेबाजी करने वाले मोहसिन खान इस टीम में 8 नंबर बल्लेबाजी करते हुए जरूर दिखाई देने चाहिए। गेंदबाजी तो करेंगे ही करेंगे और इसीलिए मैंने उनको 8 नंबर रखा है। 9 नंबर की बात करें तो मार्क वुड, जो पिछले साल अवेलेबल नहीं थे, पिछले साल टीम के साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन इस बार जुड़ेंगे और साथ में बहुत सारी टीमों के होश भी उड़ाएंगे अपनी तेज गेंदबाजी से, क्योंकि इनके पास वो पोटेंशियल है कि 155 के ऊपर की स्पीड पर भी गेंदबाजी कर सकते हैं। उमरान मलिक ने 157 की स्पीड से गेंद फेंक करके एक रिकॉर्ड बनाया था। क्या मार्क वुड इस साल के IPL में उसको तोड़ेंगे? ये एक देखने वाली चीज जरूर रहेगी। उसके बाद नंबर 10 की बात करें तो लेग स्पिनर रवि बिश्नोई। T20 क्रिकेट में इनका कोई सानी नहीं है। T20 क्रिकेट में बहुत कमाल के लेग स्पिनर हैं, बल्लेबाजों को बांध के रखते हैं, विकेट्स भी लेते हैं। तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लोग इनका क्रिटिसिज्म इसलिए करते हैं कि सिर्फ एक ही तरह की गेंदबाजी करते हैं। एक तरह की भले ही करते हों, लेकिन उस एक तरह की गेंदबाजी को ही लोग पढ़ने में अब तक नाकाम रहे हैं। उसी तरीके से, उसी गेंदबाजी से उन्होंने बल्लेबाजों को बांध कर भी रखा है और उनके विकेट्स भी निकाले हैं। तो जब तक उनका तरीका सक्सेसफुल है तब तक फिर क्रिटिसिज्म उनका बनता नहीं है। उसके बाद 11वें नंबर की बात करें तो आवेश खान। पिछला साल इनके लिए बड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला साल रहा था। IPL भी मिक्स गया, इंडिया की टीम में सेलेक्ट हुए और बहुत सारे T20 मैचेस इनको मिले गेंदबाजी करने के लिए। बहुत कम बार होता है कि आपकी परफॉर्मेंस ना हो और आपको कंटिन्यूअस मौके मिलते रहे टीम इंडिया में, वो इनको मिले। लेकिन जब से टीम ने छोड़ा है तो फिर छोड़ ही दिया है, और इनको अगर वापसी करनी है तो इस बार का IPL इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसके बाद अब इस टीम की ताकत की बात करते हैं, क्योंकि काफी मजबूत टीम नजर आ रही है ऑन पेपर। अगर इसकी बात करें तो एक तो ऑलराउंडर सबसे बड़ी ताकत है। मल्टी स्किल्ड प्लेयर आपको बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे ओवरऑल टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है। एट द टॉप अगर आप क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल की जोड़ी को देखते हैं तो वहां आपको जोड़ी अच्छी नजर आती है, सॉलिडिटी भी नजर आती है, डिस्ट्रक्टिव भी नजर आती है। मिडिल ऑर्डर में आपको दीपक हुडा और निकोलस पूरन दिखते हैं, तो वहां पर भी परफॉर्मर है और निकोलस पूरन बहुत डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस बैट्समैन है। मार्कस स्टोइनिस का आपको एक्सपीरियंस 5 नंबर पर प्ले में आता है।
6 नंबर पर आपको गेम फिनिश करने के लिए आयुष बदोनी जैसा टेम्परामेंट है और संग में कृणाल पांड्या। हमने आयुष के टेम्परामेंट की तो बात की, बट कृणाल पांड्या इनके लिए बीन देयर एंड डन इट बिफोर। मुंबई इंडियंस के लिए इन्होंने ये काम बहुत बार किया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। नीचे गेंदबाजी अगर आप देखें तो ऑलराउंड गेंदबाजी आपको देखने को मिलती है। मोहसिन खान के साथ आवेश खान, साथ में मार्क वुड और रवि बिश्नोई की स्पिन गेंदबाजी। सो कोई भी जगह या पॉइंट ऐसा नहीं है जो इस टीम में बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्वेश्चन कर सकें। और उसके साथ दूसरी ताकत इंडियन टैलेंट। फॉरेन प्लेयर्स की बात तो है ही, आप इस टीम में तेज गेंदबाज देखिए, वो 2 तेज गेंदबाज हैं जो इंडिया की टीम के पोटेंशियल हकदार हैं। एक को मौका मिला भी था और दूसरे की चर्चा पूरे साल चलती रही, उनकी फिटनेस उनके आड़े आती रही। मैं बात कर रहा हूं मोहसिन खान की, तो वो अच्छे 2 तेज गेंदबाज। रवि बिश्नोई जो इंडिया की T20 टीम में होने ही होने चाहिए, बट सेलेक्टर्स ने उनको नकार रखा है तो उस वजह से नहीं है। सो आप ये देखिए, इंडियन टैलेंट वो नहीं है जो हाशिए पर हो, ये वो है जो एकदम इंडियन क्रिकेट की क्रीम है। अगले आने वाले फ्यूचर के ज्यादातर खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट के आपको इस टीम का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने जो नए बाई भी किए हैं उनमें यश ठाकुर आने वाले टाइम में लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बड़े गेंदबाज बन के निकलेंगे। युद्धवीर चरक की बात की जाए तो डोमेस्टिक में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले। जयदेव उनादकट की वापसी हुई है तो आप कह सकते हैं कि शायद ये मोहसिन खान के लिए बैकअप हो सकते हैं। अगली बात की जाए तो अमित मिश्रा आप रवि बिश्नोई के बैकअप हो सकते हैं, क्योंकि ये बैकअप इनकी ताकत रहेंगे। और साथ में रेमारियो सेफर्ड ऑलराउंडर टू ऑलराउंडर, मार्कस स्टोइनिस के लिए आप कह सकते हैं डेनियल सैम्स भी एक बैकअप हो सकते हैं। सो बैकअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है। प्रॉपर बैकअप इनकी टीम में, शायद बल्लेबाजी में थोड़े से कम है बट गेंदबाजी में पूरे हैं, क्योंकि इंजर्ड गेंदबाज ज्यादा होते हैं, बल्लेबाज कम होते हैं। उसके बाद इनकी कमजोरियों की बात की जाए तो कमजोरी टीम में तो मुझे कोई नजर नहीं आती सिवाय केएल राहुल की कप्तानी के। कप्तानी कैसी करेंगे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा और टीम कैसे चलेगी, केएल राहुल की लीडरशिप कैसी रहेगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर जाएगा कि क्रूशल सिचुएशंस में जाकर के टीम चोक ना करे। ये साउथ अफ्रीकी टीम ना बने जो सेमीफाइनल में जाके, नॉकआउट में जाके चोक कर जाती है। तो वो गलती अगर नहीं करेंगे, उसको अवॉइड कर पाएंगे तो इस टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, निकोलस पूरन। केएल राहुल के बाद जो अगले चोकर हैं वो निकोलस पूरन है, क्योंकि जिस दिन चलते हैं उस दिन तो बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन जब नहीं चलते तो ये भी लास्ट ओवर में खड़े रह के मैच हरवाने वाले प्लेयर्स में से हैं। तीसरी चीज की बात की जाए तो मोहसिन खान की फिटनेस और मार्क वुड का बैकअप यहां पर कोई नजर नहीं आया मुझे इस टीम में। बैकअप्स की बात तो हमने सबकी की, बट फॉरेन फास्ट बॉलर में मार्क वुड का बैकअप जो उस पेस पर गेंदबाजी कर सके, जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो, वो नजर नहीं आया कहीं ना कहीं इस टीम में। अब बारी है इस टीम को रेट करने की और 10 में से नंबर देने की। एक्चुअली मैं अगर देखूं तो मुझे 2 कमियां जेन्युइनली लगी हैं, एक केएल राहुल की कप्तानी और दूसरा मार्क वुड का बैकअप ना होना। तब भी मैं इस टीम को 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि बाकी सारे पैमानों पर यह टीम खरी उतरती है। आप कितने देना चाहेंगे आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।